हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने नेपोलियन के द्वारा लाए गए चेंजेस के बारे में देखा था कि किस तरीके से फ्रांस और पूरा यूरोप क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। नेपोलियन की पावर धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जिसके कारण वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था और वहां पर प्रिंसिपल किसके एस्टेब्लिश कर रहा था, जो कि रेवोल्यूशनरी थे। यानी कि जो भी फ्रीडम्स की बात हो रही थी, जो पिछली वीडियो में हमने नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में देखा, तो ये सारे चेंजेस कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं आ रहे थे। और हमारे आज के टॉपिक भी इसी पर हैं। एक है न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 और एक है टॉपिक हमारा दी रेवोल्यूशनरीज। इसमें हमने देखना है कि जो चेंजेस नेपोलियन ने किए उनको यूरोप किस तरीके से देख रहा था, और जैसे ही नेपोलियन की पावर डिक्लाइन पे गई, यानी कि उसकी पावर कम होने लगी, वैसे यूरोप में और क्या होने लगा। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि नेपोलियन के बाद का जो सिस्टम था यूरोप का, वो किस तरीके का था। तो हमारा जो टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। यहां पर कंजर्वेटिव वर्ड बच्चे किसके लिए यूज हुआ है, जो कि सोसाइटी को चलाना चाहते थे ट्रेडिशंस और कस्टम्स के ऊपर, यानी कि वो सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स जो कि चेंज नहीं करना चाहते थे और किसको लाना चाहते थे, यूरोपियन सोसाइटीज में मोनार्की को, ऑटोक्रेसी को, यानी कि एक प्रिविलेज क्लास हो और वो क्या करे, सारी सोसाइटी पर कंट्रोल करे। अब क्या हुआ, नेपोलियन ने अपनी पावर को बढ़ाया और नेपोलियन 1815 में एक बैटल में हार गया। कौन सा बैटल था वो, क्लास 9th में हमने देखा था, बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में एक बैटल हुआ जिसमें कि नेपोलियन हारा, और उसके किसने हराया उसको, यूरोपियन पावर्स ने, ब्रिटेन ने, प्रूशिया ने, ऑस्ट्रिया ने और रशिया ने, सबने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। और जब हरा दिया तो इनके सामने एक चैलेंज था कि अब जो नेपोलियन ने यूरोपियन सोसाइटी को चेंज किया है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। यानी कि फिर से जो लिबरल नेशनलिज्म का या नेशनलिज्म का जो आइडिया यहां सेपरेट हुआ है, फैला है, उसको किस तरीके से क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और फिर से मोनार्की को क्या किया जाए, स्टैब्लिश किया जाए। तो ये क्या हुए, जिन पावर्स ने नेपोलियन को हराया था वो क्या हुए, वियना में एक सिटी है, वहां पर क्या हुए, मिले। वियना सिटी में मिले, तो वियना सिटी है ऑस्ट्रिया की, और इसको होस्ट किया वियना में किसने, ड्यूक मैटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। अब यहीं वियना में उन्होंने ट्रीटी पर साइन किए जिसे नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना में बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए, बहुत सारी चीजों को रखा गया, ध्यान में रखा गया, जिससे कि यूरोपियन सोसाइटी को क्या किया गया, पूरी चेंज कर दिया गया। पहली चीज जो साइन की गई वो किया गया कि बर्बन डायनेस्टी। आपने देखा था फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुई थी 1789 की, तो तब वहां पर लुई 16 कौन सी डायनेस्टी का था, बर्बन डायनेस्टी। उसको क्या किया गया, तब उखाड़ फेंका गया था जब 1789 की रेवोल्यूशन हुई थी। अब जो ट्रीटी ऑफ वियना है उसने इसको रिस्टोर कर दिया, यानी कि इसकी पावर को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया, और फिर से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी के रूलर को क्या कर दिया, मोनार्क बना दिया और उसको पावर दे दी। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज बच्चे, सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। बहुत सारे स्टेट्स फ्रांस के इर्द गिर्द क्या कर दिए, स्टैब्लिश कर दिए, सेट कर दिए। इनका क्या मतलब था, फ्रांस का मेन मकसद था अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना और वहां पर नेशनलिज्म के आइडिया को क्या करना, फैलाना। और इसी को खत्म करने के लिए इन पावर्स ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स इनकी बाउंड्री के इर्द गिर्द क्या करिए, बना दिए। किंगडम ऑफ नीदरलैंड को स्टैब्लिश किया गया, जो कि इसके फर्दर एक्सपेंशन को, यानी कि जो अपनी टेरिटरी को ये बढ़ा रहा था उसको क्या करे, ये कम करे, यानी कि उसको रोके। तीसरा बच्चे, एक हमने 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन पढ़ा था जो कि नेपोलियन ने बनाया था जर्मन स्टेट के लिए, उसको अनटच रहने दिया, यानी कि उसको इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की
और जो भी जर्मन के स्टेट्स इसने बनाए थे इस कॉन्फेडरेशन में 39 स्टेट्स, उसको एज इट इज बने रहने दिया गया। और चौथी चीज, अब देखो पावर्स मिली है तो कुछ ना कुछ तो फायदा इनका भी होना चाहिए, तो यहां पर बंदर बांट करेंगे, यानी कि कुछ स्टेट्स को, कुछ पार्ट को अपने ऑक्यूपेशन में, सॉरी अपने कंट्रोल में लेके आएंगे। यहां पर देखेंगे कि जो पोलैंड का पार्ट होगा कुछ उसको रशिया को दे दिया जाएगा, नॉर्थ इटली वाला पार्ट ऑस्ट्रिया को दे दिया जाएगा, और एक सक्सेनी पार्ट है जो उस किसको दे दिया जाएगा, प्रूशिया को दे दिया जाएगा। यानी कि मेजर पावर्स क्या कर लेगी, आपस में अलग अलग टेरिटरी को बांट लेगी और उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेगी। तो यहां पर पोलैंड का पार्ट रशिया को, सक्सेनी का पार्ट प्रूशिया को, और नॉर्थ इटली के स्टेट्स किसको दे दिए गए, ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। इसी क्या बोला गया, ट्रीटी ऑफ वियना। और यहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। यहां से ये भी पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किसने किया, तो वो ड्यूक मैटरनिक ने किया। ये आप ध्यान रखें, और इसकी 4 कंडीशंस हैं, 4 चीजें हैं, उसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है, दी रेवोल्यूशनरीज। अब क्या थे, जैसे ही कंजर्वेटिव्स ने अपनी पावर को बढ़ाया, अब इसका मेन फोकस क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का, ट्रीटी ऑफ वियना का मेन फोकस था नेपोलियन के द्वारा लाए गए रेवोल्यूशनरी चेंजेस को खत्म करना और वहां पर कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्या करना, एस्टेब्लिश करना। अब जैसे ही कंजर्वेटिव ऑर्डर आएगा, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, तो ये रेवोल्यूशनरीज क्या होने लगेंगे, अंडरग्राउंड होने लगेंगे। बहुत सारे यूरोपियन रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए इस टाइम पीरियड में और सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज बच्चे क्या करती थी, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म के कंसेप्ट को सेपरेट कर रही थी, फैला रही थी, और बहुत सारे लोगों को, रेवोल्यूशनरीज को क्या कर रही थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही थी। और इसी में हम एक रेवोल्यूशनरी का नाम देखेंगे, ग्योसेप मेजेनी, जो कि इटली का था। ये इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसने कि इटली के यूनिफिकेशन में अपना मेन रोल प्ले किया था। बहुत कंट्रीब्यूशन था इसका इटली के यूनिफिकेशन में। इसके बारे में आपको इस टॉपिक में बताया गया है। जो ग्योसेप मेजेनी था बच्चे, इसका जन्म 1805 में हुआ था और जेनोवा में हुआ। ठीक है, बाद में ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना जिसका नाम क्या था, कार्बोनरी। और यहां से भी आपको पूछा जाता है कि कार्बोनरी क्या है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है रेवोल्यूशनरीज की, जहां पर रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता है और उन्हें और आगे जाकर नेशन के जो कंसेप्ट को सेपरेट किया जाता है, नेशनलिज्म को फैलाया जाता है। आगे बच्चे, इसको एग्जाइल कर दिया गया था कब, 1831 1831 में इसको देश निकाला दे दिया, यानी कि इसको देश से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया, क्योंकि ये लेगुरिया में क्या कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था रेवोल्यूशन करने का, जिसकी वजह से इसको क्या किया, अपने देश से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद बच्चे, इसने 2 सोसाइटीज भी बनाई। कितनी, 2 सोसाइटीज बनाई, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। यहां देख लेना, यंग यूरोप, यंग इटली, यंग यूरोप। और जो ये यंग इटली थी वो कहां पे, मर्सलिस, और यंग यूरोप इसने बनाई थी बर्न में। यानी कि 2 सिटीज है, 2 सिटीज में अलग अलग इसने 2 सोसाइटीज को फॉर्म किया था। इसका भी मेन पर्पस वही था जो कि दूसरी सीक्रेट सोसाइटी का था। अब बच्चे, मेजेनी का मानना था कि जो नेशन है वो गॉड के द्वारा मैनकाइंड को एक नेचुरल यूनिट प्रोवाइड की गई है। यानी कि मैनकाइंड है, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो विदाउट स्टेट क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, और उसके बिना ह्यूमन फ्रीडम की हम कंसेप्ट को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, यानी कि फ्रीडम, इक्वलिटी जैसे कंसेप्ट को नहीं ला सकते। उसके साथ साथ बच्चे, अब इन चीजों को देखकर जो ड्यूक मैटरनिक था, अभी हमने ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़ा, उसने इसको संबोधित किया, यानी कि डिस्क्राइब किया, एक इसके लिए कुछ वर्ड्स बोले। इसने कहा कि जो मेजेनी है हमारा, वो क्या है, हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी है।
यानी कि मेजेनी के बारे में ये बात क्यों थी, क्योंकि ये पूरे के पूरे यूरोपियन और पूरे के पूरे इटली के जो सोशल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसको क्या करना चाहता था, चेंज करना चाहता था। वहां पर नेशनलिज्म के कंसेप्ट को क्या कर रहा था, ये फैला रहा था। और वहां से मोनार्की का ये सबसे बड़ा दुश्मन था। जो मोनार्की थी, जो मोनार्की रूल था, सबसे बड़ा एनिमी था उसके लिए। इसीलिए ड्यूक मैटरनिक ने भी क्या कहा कि ये हमारे पॉलिटिकल ऑर्डर का, सोशल ऑर्डर का क्या है, बहुत डेंजरस एनिमी है। इससे हमें इसकी वैल्यू के बारे में पता लगता है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन किसके यूनिफिकेशन में है, इटली के यूनिफिकेशन में है। इसने कहा था कि इटली को अलग अलग स्टेट्स में नहीं रहना चाहिए। इटली की फ्रीडम और जो लोग हैं वहां पर, उसके सिटीजन्स हैं, उनको फ्रीडम इक्वलिटी तभी मिल पाएगी जब हम इटली को क्या कर पाएंगे, यूनिफाइड कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों से हम ग्योसेप मेजेनी के बारे में देख सकते हैं। आपको यहां से भी क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आज की वीडियो में हमारे यही टॉपिक करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और रेवोल्यूशन देखेंगे। और फ्रांस में आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि फ्रांस में एक नहीं 3 रेवोल्यूशन हुई थी। एक हुई थी 1789 में, एक हुई थी 1830 में और एक 1848 में। ये तीनों रेवोल्यूशन हुई और इसी रेवोल्यूशन ने फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप को क्या किया था, इफेक्ट किया था। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैं करवा रहा हूं वो आपके समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।